जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शुड के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत आज हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के बीच संबंध देखने जा रहे हैं, यानी रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा हम लोग देखने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा के लिए फार्मूला हमने ज्ञात किया था। चले, जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तब होता है जब हम कोई पटल लेते हैं। तो चलिए, पटल का मतलब कोई पटरा लेते हैं। माना कोई वर्गाकार पटल, देखिए ये जो पटल है ये पटल वर्गाकार है। माना कोई वर्गाकार पटल जिसके भुजा की लंबाई 1 मीटर है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें, तो अगर भुजा की लंबाई 1 मीटर है और वर्गाकार पटल है तो प्रत्येक भुजा जो होगी वो 1 मीटर की होगी। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो प्रारंभ की ये भुजा की लंबाई है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल को अगर हम A1 से प्रदर्शित करें तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके टेम्परेचर में हम वृद्धि कर रहे हैं तो इसके ताप में हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर रहे हैं। तो जब पटल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करेंगे ना तो इसकी भुजा की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। और हम मान लेते हैं कि भुजा की लंबाई में होने वाली वृद्धि अल्फा है। तो अगर भुजा की लंबाई में होने वाली वृद्धि अल्फा है तो देखिए, जो भुजा पहले इतनी बड़ी थी वो भुजा अब इतनी बड़ी हो जाएगी। और आपको मालूम है कि जब पटल का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में भुजा की लंबाई में वृद्धि होती है और भुजा की लंबाई में होने वाली वृद्धि को ही हम रेखीय प्रसार कहते हैं। और जहाँ रेखीय प्रसार होगा वहाँ रेखीय प्रसार गुणांक होगा। तो हम मान लेते हैं कि जब वर्गाकार पटल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जा रही है तो इसकी भुजा में अल्फा की वृद्धि हो जा रही है, यानी जो भुजा 1 मीटर की थी वो भुजा अब 1 प्लस अल्फा मीटर हो जाती है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब जरा हम बाद का क्षेत्रफल निकालें। यानी पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर था, अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है तो जो भुजा पहले 1 मीटर थी वह भुजा अब 1 प्लस अल्फा मीटर हो गई है। तो अब बाद का क्षेत्रफल देखा जाए तो बाद का क्षेत्रफल, बाद की भुजा हो गई है 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर कर दें तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। अब देखा जाए, देखिए ये प्रारंभिक क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर और ये बाद का क्षेत्रफल है। अब हम जरा देख लें कि क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम A2 में से A1 को यानी बाद वाले क्षेत्रफल में से पहले वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ। तो देखिए, ये A2 की वैल्यू है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और प्रारंभिक क्षेत्रफल है 1।
अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ए इजकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अल्फा अभी हमने आपको बताया कि जब टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करेंगे तो वर्गाकार पटल की भुजा की लंबाई में होने वाली वृद्धि है। तो जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वृद्धि बहुत कम होगी, यानी अल्फा का मान जो होगा वो बहुत कम होगा, अल्फा बहुत छोटी राशि होगी। और अगर अल्फा का हम वर्ग कर देंगे तो अल्फा छोटी राशि है, और जब वर्ग कर देंगे तो वर्ग और भी छोटी राशि हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ अल्फा स्क्वायर को नगण्य कर देते हैं और ये हो जाता है डेल्टा ए इजकल टू 2 अल्फा। आपको हमने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फार्मूला बताया था, बीटा इजकल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सूत्र था। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इजकल टू डेल्टा ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 अल्फा, और ए जो है प्रारंभिक क्षेत्रफल है। प्रारंभिक क्षेत्रफल को हमने A1 से रिप्रेजेंट किया है, और प्रारंभिक क्षेत्रफल आप देख रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 1 कर दें, और डेल्टा टी ताप में होने वाली वृद्धि है। आप देख रहे हैं कि ताप में वृद्धि कितना किया गया है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का किया गया है, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बीटा इजकल टू हो जाएगा 2 अल्फा। बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुने के बराबर होता है, यानी रेखीय प्रसार गुणांक में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में हमने संबंध देखा। और अब हम लोग आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध देखेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई घनाकार पटल है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। तो जब घन होगा तो आपको मालूम है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। तो अब अगर हम घन का प्रारंभिक आयतन देखें तो प्रारंभिक आयतन अगर V1 है तो आपको मालूम है कि आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। प्रारंभिक आयतन निकल गया। अब देखिए, अब इसके टेम्परेचर में हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर रहे हैं। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे ना तो घन की भुजा में वृद्धि होगी। तो जब घन के भुजा में वृद्धि होगी तो अब इसका जो आकार होगा, इसका आकार बढ़ जाएगा, और इसका आकार बढ़ने के बाद जो स्थिति होगी वो ऐसी हो जाएगी, यानी ये घन जो है घन के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। और फिर देखें यह आकार इस तरह का हो जाएगा, यानी जो घन पहले ऐसा था, जब उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर देंगे तो उसकी भुजा में हम मान लेते हैं कि अल्फा की वृद्धि हो जाती है। तो जिस घन की भुजा पहले 1 मीटर थी उस घन की भुजा अब हो जाएगी 1 प्लस अल्फा मीटर। अब जरा देखा जाए बाद में का आयतन कितना है। तो बाद में का आयतन अगर हम V2 ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब। आपको मालूम है A प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ये पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 अल्फा इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये जो है 1 प्लस अल्फा का क्यूब
अब यहाँ हम चाहें तो मीटर क्यूब में लिख सकते हैं। अब हम देखें कि आयतन में कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो आयतन में होने वाला परिवर्तन V2 ज्ञात करने, डेल्टा V ज्ञात करने के लिए बाद वाले आयतन में से पहले वाले आयतन को हम घटा देते हैं। तो देखिए बाद वाला जो आयतन है ये है 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा और माइनस प्रारंभिक आयतन है 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आयतन में होने वाला परिवर्तन डेल्टा V इजकल टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। अब जैसा कि हमने बताया, देखिए ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की मामूली वृद्धि की जा रही है। तो जब टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे तो भुजा की लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि होगी, यानी अल्फा बहुत छोटी राशि होगी। तो अल्फा का वर्ग करेंगे तो और छोटा होगा, क्यूब कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब बहुत छोटी राशि होने के कारण हम इसको नगण्य कर देंगे और डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा। आपको हम आयतन प्रसार गुणांक गामा बताए थे, तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा V बटा में V इंटू डेल्टा T होता है। हम सबकी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं। गामा इज इक्वल टू डेल्टा V की वैल्यू 3 अल्फा और V का मतलब प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन 1 है और डेल्टा T ताप में होने वाली वृद्धि है, इसका भी मान 1 होगा, यानी गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा। इसका क्या मतलब, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। मतलब रेखीय प्रसार गुणांक में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो आयतन प्रसार गुणांक मिल जाएगा और रेखीय प्रसार गुणांक में 2 से गुणा कर देंगे तो हम लोगों को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मिल जाएगा। अब जानते हैं आपसे रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध पूछा जाता है। तो देखिए रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध पूछा जाता है आपसे। तो अल्फा के जगह पे तो अल्फा होगा, लेकिन अभी आपने देखा है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू आपने देखा 3 अल्फा। जब अनुपात होता है ना और एक ही राशि अगर सब में मौजूद हो तो उसको हम हटा देते हैं, यानी अल्फा से सब में हम भाग दे देंगे। तो इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1:2:3 हो जाएगा। तो ये तीनों में संबंध है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में एक संबंधी, 2 संबंधी, 3 का अनुपात होता है। माने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना और आयतन प्रसार गुणांक जो होता है वो 3 गुना होता है। तो ये संबंध रहा और इस प्रकार आज आप लोगों ने रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध देखा और फिर रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक तीनों में आपने संबंध देखा। हमें उम्मीद है कि ये संबंध आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।